गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कल हमने 8 क्वेश्चन डिस्कस करे थे, उसी के आगे से क्वेश्चन शुरू करते हैं। नवा क्वेश्चन मैच द कॉलम का है और इस मैच द कॉलम में पी क्यू आर एस में लिस्ट में आपको एक तरीके की डेफिनीशन दी है और जो मेंबर है उसका नाम दिया है लिस्ट टू में। अगर आप थोड़ा सा भी रिमेम्बरेंस में स्टील स्ट्रक्चर के होंगे तो स्ट्रट स्ट्रट जो होता है, स्ट्रट होना चाहिए, स्ट्रट जो होता है वो कंप्रेशन मेंबर होता है रूफ ट्रस में, जबकि टाई होता है टेंशन मेंबर। ये बहुत बेसिक याददाश्त है। देखते हैं कि यहाँ पे इससे कोई काम चलता है, यानी क्यू का 1 और आर का 3। तो क्यू का 1 अगर ढूंढते हैं तो सिर्फ डी में मिलता है और आर का 3 भी डी में मिलता है। आल्दो ज्वाइस्ट की डेफिनीशन होती है मेंबर सपोर्टिंग रूफ इन ए बिल्डिंग। और डेफिनीशन क्या होती है, जब एक स्ट्रक्चर होता है तो उसकी सिचुएशन को डिफाइन किया जा रहा है कि कहाँ पे ये मेंबर यूज किया जा रहा है, वो हम डेफिनीशन बोल दें, या उसका यूज उस पर्टिकुलर फ्रेम में कहाँ हो रहा है वो किया जा रहा है। आप एक फिगर देख लीजिएगा जिसमें टाई बूम स्ट्रट जॉइस्ट हो, तो वो चीज़ और बेसिक क्लियर हो जाएगी। बाकी ये सबको रहता है कि टेंशन मेंबर जो होता है रूट ट्रस में वो टाई होता है और कंप्रेशन मेंबर स्ट्रट होता है, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ 29 क्वेश्चन लिखे हैं तो ऐसा नहीं है कि इसके अलावा जो 71 क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है। उन 71 में 10 to 11 क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल के आपको मिलेंगे। हाँ, 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अगर आप टायर 1 में ठीक ठाक परफॉर्मर हैं तो बहुत आसानी से क्रैक कर ले जाएंगे। थोड़ी बहुत ह्यूमन एरर या बाई चांस एरर हो सकती है। तो इनमें इन 29 में सारे 29 नहीं कठिन है, कम से कम 15 क्वेश्चन आप इजीली क्रैक कर लोगे। 15 क्वेश्चन ऐसे हैं अगर डीप लेवल पे नॉलेज नहीं है तो उनको छोड़ना हमारी बुद्धिमानी है। और कोई भी एग्जाम हो, चाहे टायर 2 का हो या किसी एई का एग्जाम हो, अगर उस एग्जाम में आप 70% से 80% के बीच नंबर स्कोर करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। मतलब जैसे यूकेपीएससी एई की सीटें बहुत कम थी, तो उसमें वो रेशियो 75 से 80 गया, मतलब 75 वाले का सिलेक्शन पक्का है और 80 वाला लगभग टॉप 5 टॉप 10 में आ गया है या टॉप 4 में आ गया है। तो अभी तक का जो सिनारियो रह रहा है इंजीनियरिंग एग्जाम्स की अगर बात करें, तो अगर यही पेपर केवल क्वालिफाइंग हो जाए, मतलब पिछले मार्क्स हटा दिए जाएं, तो अगर इसमें 100 में किसी के 75 नंबर हैं तो वो सिलेक्टेड होगा। हाँ, टॉप करने वाला हो सकता है 82 ले आए, 83 ले आए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। 73 वाला भी सिलेक्ट हो सकता है। 70 to 75 के बीच कट ऑफ चला जाएगा। फिर कितने भी टैलेंटेड आप हो, अगर पेपर सही से बनाया और अगर उठा के किसी बुक को टिप दिया गया तो फिर बात अलग हो जाती, जो कि उनका थीम नहीं है, एक समझाने का एस्पेक्ट है। वो तो टायर 1 और टायर 2 में डिफरेंस क्रिएट करके पिछली साल ही दिखा दिए और वो मेंटेन रखेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर आपको समझ में आ गया कि डी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्स दिए हैं आपको जो स्ट्रक्चरल प्लाईवुड से रिलेट करते हैं। IS 10701 2012 के अकॉर्डिंग आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनना है। पहला जो स्टेटमेंट है वो कहता है मॉइस्चर कंटेंट फिनिश्ड प्लाईवुड बोर्ड्स का 5% से 15% रहना चाहिए। बहुत ही स्पष्ट IS कोडल प्रोविजन में कहा गया, इसके अतिरिक्त प्रेफर नहीं किया जाता, तो ये एकदम करेक्ट है। दूसरा जो कह रहा है वो कह रहा था टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अक्रॉस द ग्रेन। ग्रेन का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो आप एक प्लाई लीजिए, सिंपली जैसे यूज करते हैं तखत वगैरह बनाते हैं, अगर उसी प्लाई को समझ लीजिए, प्लाईवुड से एस्पेक्ट वही है। अगर उस प्लाई के को आप टायर करेंगे, खींचेंगे इस डायरेक्शन, ऐसे खींचेंगे, तो बीच में जो क्रैक्स ना आएंगी, उन क्रैकिंग के बीच में जो पतला पतला होता है ना, जैसे हम अगर लिक्विड में बात करें तो लेयर्स की बात करते हैं, लेयर्स दिखती थोड़ी ना। तो ग्रेन एग्जैक्टली दिखते नहीं है, लेकिन अगर उसको माइक्रोस्कोपिक व्यू से आप समझें तो वो जो बीच में आप एक तरीके का स्पेस क्रिएट हो रहा है, एक तरीके का तनाव क्रिएट हो रहा है, उनमें जो आपको तार टाइप के दिखते हैं, तो वो एक्चुअली में ये कह सकते हैं आपको जो पूरी प्लाई है वो ग्रेन का समेशन ही है। तो अक्रॉस द ग्रेन जो टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो कम होगी। कम कैसे होगी, मतलब अगर आप इसे खींचेंगे तो जो अक्रॉस खींचेंगे उसकी तुलना में लेस होगी। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ अक्रॉस द ग्रेन, अक्रॉस द ग्रेन का मतलब ऐसे समझ लीजिए जैसे एक पेज है आपका, कागज का पेज ले लेते हैं, हम डाइल्यूट कर दे रहे हैं, कागज भी लकड़ी को ही गुलती बना के तमाम तरीके से प्रोड्यूस होता है। तो अगर उसको इस तरीके से खींचेंगे तो इसको बोलेंगे अलोंग द ग्रेन, यानी पैरेलल। और अगर ऐसे खींचेंगे तो इसको बोलेंगे अक्रॉस द ग्रेन।
तो उसने जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया वो कह रहा अगर ऐसे खींचें तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। नहीं, जब आप ऐसे खींचेंगे तो टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ऐसे खींचने में कागज आसानी से नहीं फटेगा, जबकि एक्रॉस खींचने में कागज उसकी तुलना में आसानी से फट जाएगा, फिर वो चाहे थोड़ा ही सा हो। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है वो स्टेटमेंट जो है वो गलत लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है। आपका जो स्टेटमेंट है उल्टा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शैल बी लेस देन अलोंग द ग्रेन होगा। करेक्ट ऑप्शन ये होगा कि यस वन आपका ट्रू है, यस टू आपका फॉल्स है। ये क्वेश्चन हमने कम्युनिटी पेज पे भी डाला था कल। इन लोगों जो लोग जनरली उस पर रहते हैं, कोशिश करेंगे कि 10 एमसीक्यू डेली कम्युनिटी पे रहें ही रहें, हर हाल में संख्या धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्टडी द गिवन स्टेटमेंट्स अबाउट सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द करेक्टनेस ऑफ द स्टेटमेंट्स। देखिए ये क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जबरदस्ती का एक स्टेटमेंट बेस्ड क्रिएट किया हुआ मुझे लगता है, क्योंकि ये ऑप्शनल में भी बहुत आसानी से क्वेश्चन बनाया जा सकता था। खैर, वो आपकी थॉट प्रोसेस को चेक करना चाहते हैं, आपकी डेप्थ को जानना चाहते हैं। उनका कहना है कि पंप अगर सीरीज में है तो फ्लो रेट बढ़ जाता है, अब और अगर पंप पैरेलल में है तो हेड बढ़ जाता है। अब फिर ध्यान से सुनिएगा, अगर ऑपरेशन पंप सीरीज में होगा तो फ्लो रेट नहीं बढ़ेगा। अगर ऐसे याद रखो कि एक पानी का पाइप इधर से आ रहा है, एक पानी का पाइप इधर से आ रहा है, दोनों मिलकर एक नए पाइप से जुड़ जा रहे हैं, तो ये पैरेलल कनेक्शन कहलाता है। तो जाहिर सी बात है कि फ्लो रेट बढ़ जाएगा। लेकिन उन्होंने ये बात उल्टा लिखी हुई है, अगर आप पढ़ें, ऑपरेशन पंप्स कनेक्टेड इन पैरेलल अलाउ द हेड टू इंक्रीज, अलाउ द हेड टू इंक्रीज, जो कि गलत है। और पंप्स कनेक्टेड इन सीरीज इंक्रीज द फ्लो रेट, गलत है। क्या होना चाहिए, जो सीरीज में कनेक्ट होते हैं वो हेड को इंक्रीज करते हैं, और जो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं जाहिर सी बात है वो क्यू को इंक्रीज करेंगे। और ये बहुत फेमस बात है फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि दोनों यहाँ पे गलत दिए हैं, यानी यस वन एंड यस टू बोथ आर फॉल्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग बेस्ड ऑन आईएस स्पेसिफिकेशन IS 1130-1969 रिगार्डिंग द मार्बल स्लैब्स एंड ब्लॉक्स सप्लाइड। अब ये क्वेश्चन अपने आप में नया है। जब ये क्वेश्चन वहां पे सामने पढ़ता, अगर आप पिछली बार हैं ऐसा ही कोई क्वेश्चन सामने पढ़े, अगर नहीं पढ़ के गए हैं तो उसमें समय खपाने या तुक्का लगाने से बचकर नए क्वेश्चन पे जाइए, जहां थोड़ा बहुत कुछ आ रहा हो, कोई न्यूमेरिकल आ रहा हो, वहां समय लगाइए। खैर, यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये एक्चुअली में आपको फील हो सकता है कि बिल्डिंग स्टोन से है क्वेश्चन, लेकिन अगर इसको आप रिफर करेंगे तो ये आरसीसी के अंदर स्लैब्स में आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है। ये जब एक समय यूपीएससी में सिविल इंजीनियरिंग में ऑब्जेक्टिव होता था तब ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। ये लोग कहीं से भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन उन्होंने क्रिएट किया है, एज इट इज उठाया है। यूपीएससी में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते थे सिविल सर्विसेज के भीतर, सिविल इंजीनियरिंग में, वहाँ पे कन्वेंशनल भी होते थे, उसके कन्वेंशनल ईएससी में हर साल एक एक या दो पूछे जाते हैं। उनकी किताबें और क्वेश्चन अवेलेबल है, उनके सोल्यूशन इतने इजीली अवेलेबल नहीं है। प्रोफेसर वगैरह उसके सोल्यूशन बता देते हैं, अगर आप आईआईटी वगैरह में या एनआईटी वगैरह में हैं तो उनमें कैपेबिलिटी होती है उस चीज़ को करने की। खैर, ये आउट ऑफ द सिलेबस बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें मार्बल स्लैब में मिनिमम थिकनेस, मार्बल ब्लॉक्स की मैक्सिमम थिकनेस और मार्बल ब्लॉक्स की मिनिमम लेंथ, ध्यान से समझिएगा, ये दोनों अलग चीजें हैं। मार्बल स्लैब और मार्बल ब्लॉक्स अलग चीजें हैं। यहाँ पे मार्बल स्लैब की सिर्फ एक बात की गई है, मिनिमम थिकनेस की, वो 20 mm बताई गई, जो अपने आप में सही है। मैक्सिमम थिकनेस कितनी होती है, 100। मार्बल ब्लॉक्स की मैक्सिमम थिकनेस 100 सेंटीमीटर नहीं होती है। मार्बल ब्लॉक्स की मैक्सिमम थिकनेस 100 सेंटीमीटर, हाँ 100 सेंटीमीटर मार्बल ब्लॉक्स की मैक्सिमम थिकनेस 100 सेंटीमीटर होती है। लेकिन मिनिमम लेंथ 100 सेंटीमीटर नहीं होती है, मिनिमम लेंथ होती है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे तीसरा गलत है, 1 और 2 सही है आपका। तो मार्बल स्लैब की लेंथ, विड्थ और थिकनेस पे अलग अलग डाटा है। और अगर आप टेलीग्राम चैनल पे हैं तो इसका जो हम 29 क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं उसके नीचे, जैसे इसके नीचे मार्बल स्लैब की थिकनेस में मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, लेंथ में मार्बल स्लैब के भले मेंशन नहीं किया है मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, विड्थ में मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, उसका एक बाकायदे टेबल, आल्दो रिपीट नहीं होगा, बट येट इफ वी आर making a solution, talking about a solution, then at least data should be available.
तो टेलीग्राम पे जैसे ही ये तीसरा लेक्चर, ये दूसरा है, तीसरा लेक्चर कंप्लीट होगा, इसके 29 का सोल्यूशन एज इट इज जो भी ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उनसे रिलेट करके जो बनता है वो आपको अवेलेबल रहेगा। मैजिकल तैयारी ऑफिशियल नाम से सर्च करिए, ज़्यादा लोग नहीं अभी जुड़े हैं, 250 के आसपास लोग हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसमें ये चीज़ मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, स्टडी द गिवन स्टेटमेंट pertaining to propagation of sound waves and select the most appropriate option with respect to the correctness of the statements। टेक्निकली ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन इसको एयर पोल्यूशन में या नॉइस पोल्यूशन में हम कंसीडर कर सकते हैं अगर सिविल इंजीनियरिंग में पूछा जा रहा है। खैर देखते हैं क्या कह रहे हैं। साउंड प्रोपोगेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज गवर्न बाई सेबाइन्स फार्मूला। सेबाइन्स फार्मूला नहीं होता है, दूसरा फार्मूला होता है कोई। सेबाइन्स फार्मूले से हम रिवरेशन टाइम यूज करते हैं। रिवरेशन टाइम में जो साउंड होती है, जैसे किसी पर्टिकुलर हाल में जो साउंड है उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए रिवर्बरेशन टाइम करते हैं, वो सेबाइन्स फार्मूला से होता है। जबकि ये साउंड प्रोपोगेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अनदर फार्मूले से होता है, उसका कुछ नाम होता होगा। लेकिन सेबाइन्स फार्मूला जो यूज किया जाता है वो रिवर्बरेशन टाइम के लिए होता है। तो ये पहला स्टेटमेंट ही गलत हो जाता है। एयर में जो साउंड प्रोपोगेट करती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के तौर पे ही प्रोपोगेट करती है, तो क्यू आपका सही हो जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्यू ऑनली हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स लेबल्ड एजर्सन ए रीजन आर। अब इस क्वेश्चन से ये क्लियर हो गया कि एजर्सन रीजन भी पूछा जाता है और उन्हें पूछने में कोई गुरेज नहीं है। इसका सबसे अच्छा सोर्स गुप्ता एंड गुप्ता के पीछे के क्वेश्चन और ईएससी प्री के क्वेश्चन, लेकिन इनकी संख्या उतनी नहीं है जितनी स्टेटमेंट की है। यानी कि एजर्सन रीजन पढ़ते समय आपके दिमाग में पहले ये आना चाहिए कि ये क्या बात कह रहा है और कितने हद तक सही है। आपस में लिंकिंग आसान होती है कभी कभी और कभी कभी नहीं होती है, तो उसमें एक पॉसिबिलिटी है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 या 4 मिलेंगे आपको एजर्सन रीजन के, तो उसमें देख लीजिएगा, जो छोड़ने लायक उन्हें छोड़ दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन पढ़ा हुआ आ जाता तो उसे छोड़ने की कोई कंडीशन नहीं बनती। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एजर्सन कह रहा है एक सिंगल कंटूर कैन नॉट स्प्लिट इनटू टू लाइंस, ए नाइफ एज रिज और डिप्रेशन डज नॉट अकर इन नेचर। एज इट इज क्वेश्चन उठा के रखा है, बस यहाँ पे एजर्सन रीजन कर दिया, वहाँ स्टेटमेंट था 1 और 2, और ये क्वेश्चन था डीडीए जेई का ही, जो मैंने पिछले पेपर में पहले क्वेश्चन में बताया था। डीडीए जेई से उन्होंने बहुत क्वेश्चन उठाए हैं। तो इस बार दिल्ली में जो भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो डीडीए का हो, इस साल कोई भी एग्जाम हुआ हो, डी ट्रिपल एस बी का जो होने वाला है, 3 3 बार पेपर लगा लीजिएगा। अगर किसी भी एग्जाम के जेई को निकालना है तो स्टेट जेई में 2 पेपर ऐसे हैं जिनको अगर आप पिछले 3 साल के 4 साल के लगा लेंगे तो जितनी वैरायटी बेसिक चीजों में है उनमें आपकी गलती नहीं होगी। जैसे अगर आपसे कोई कहते हैं हम कंटूर से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप तो सर्वेइंग में कॉन्सेप्चुअल स्ट्रांग अगर फील करते हैं तो कंटूर में क्यों नहीं करेंगे? कैन पूछो, क्या पूछोगे? कंटूर इंटरवल पूछोगे, कंटूर की डेफिनेशन पूछोगे, कैरेक्टरिस्टिक पूछोगे। ऊपर वाला क्वेश्चन उन सभी चीजों को मात देता हुआ है। जब ये क्वेश्चन आया है तब लोगों ने अपने अपने कंटेंट में ये लाइनें ऐड की हैं, उसके पहले इसके बारे में कहीं कुछ नहीं लिख रखा था, उसके बाद ऐड किया है। ये बिल्कुल ट्रुथ बता रहा हूँ आपको। और ये बुक में बात भी कहीं कहीं नहीं लिखी हुई है, कुछ बुक्स में बात लिखी हुई है, और वो भी पूरी तरीके से ऐसे नहीं लिखी हुई है कि इस क्वेश्चन को करने की आपके अंदर 100% स्ट्रेंथ आ जाए। डीडीए जेई और जेके ट्रिपल एस पी जेई, जेके डबल एस पी जेई, इन दोनों के पेपरों के क्वेश्चन अदर अदर एग्जामों में, एई में, एसएससी जेई में जी भर के रिपीट होते हैं, जी भर के। 10 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन मिल जाए, 4 मिल जाए, तो कोई अचरज की बात नहीं। अब जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिंगल कंटूर कैन नॉट स्प्लिट इनटू टू लाइंस, बिल्कुल सही है। एक सिंगल कंटूर 2 लाइंस में स्प्लिट नहीं हो सकता है। ए नाइफ एज रिज और डिप्रेशन डज नॉट अकर इन नेचर, ये एज इट इज लाइन लिखी हुई है। अगर आप बुक के टेम में जाएंगे, एज इट इज। ऐसे एक लाइन और है कि कंटूर्स कैन नॉट बी इंटरपोलेटेड, और कुछ उसके आगे लाइन है। अब ये लाइन तो आपने सुनी नहीं है, इंटरपोलेटेड है कि नहीं है, क्योंकि हम लोग जो सुनते हैं वो वैली हो गया, हिल हो गया, उसके बाद एक दूसरे को कट नहीं कर सकते, यही 4 5 लाइनें जाते, एक पर्टिकुलर कंटूर इंटरवल होता है। अगर वो एक दूसरे के पास है तो स्टीप है, दूर है तो जेंटल स्लोप है, बराबर है तो आओ सीधे सीधे आओ, जनरल स्लोप हो जाता है। तो ये चीजें पढ़ते हैं और ये चीज आ गई सामने तो एक कठिन समस्या तो है। टेक्निकली ये दोनों बातें लिखी हुई हैं जो वेरियस बुक्स हैं उनमें अगर आप चाहेंगे। सिंगल कंटूर कैन नॉट स्प्लिट इनटू टू लाइंस, और नाइफ एज रिज या उसी को डिक्टेशन कहते हैं, डज नॉट अकर इन नेचर। तो ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। चूंकि वो स्प्लिट नहीं करेगा 2 लाइंस में, तो
नाइफ एज का मतलब इस तरीके का आपका होगा, यानी टू लाइंस की बात हो रही है, और टू लाइंस अकर ही नहीं करेगा नेचर में। क्यों नहीं अगर करेगा? क्योंकि सिंगल कंटूर स्प्लिट नहीं कर सकता है, तो इसलिए आपस में कोरिलेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोलिक पंप्स। हाइड्रोलिक पंप्स के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट दिया, ये भी क्वेश्चन डीडीए जेई का है, ये क्वेश्चन भी डीडीए जेई का है, और वहां पे स्टेटमेंट भी पूछा गया था, इन्होंने एजर्सन रीजन में बना दिया। रेसिप्रोकेटिंग पंप्स आर यूज्ड फॉर लिफ्टिंग ऑयल्स फ्रॉम डीप वेल्स एज इट कैन बिल्ड अप वेरी हाई प्रेशर। रेसिप्रोकेटिंग पंप में हाई प्रेशर होता है। दूसरा उन्होंने कहा है, डिस्चार्ज कैपेसिटी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप इज मच ग्रेटर देन सेंट्रीफ्यूगल पंप। बिल्कुल गलत है। सेंट्रीफ्यूगल पंप इस बात के लिए फेमस है, इसकी डिस्चार्ज कैपेसिटी रेसिप्रोकेटिंग पंप से ज्यादा होती है, बल्कि जहां पे डिस्चार्ज कैपेसिटी ज्यादा हो, प्रैक्टिकली रेसिप्रोकेटिंग पंप को रिप्लेस किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल पंप से। तो ये गलत हो जाएगा। जब रीजन गलत ही हो गया तो ये तो एक तरीके से स्टेटमेंट ही बन जाते हैं। अगर दोनों में कोई एक गलत हो जाए तो फिर वो एक्सप्लेनेशन और नॉट एक्सप्लेनेशन के दौर से बाहर निकल जाते हैं दोनों। तो यहाँ पे आपका आर फॉल्स हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग पेयर्स पी क्यू आर एस विद रिस्पेक्ट टू जीपीएस रिसीवर्स यूज्ड इन जीपीएस सर्वेज एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बेस्ड ऑन द मैचिंग। अब बताइए, इसमें चार स्टेटमेंट दिए हैं। ऐसे क्वेश्चन जैसे ये आया या मार्बल वाला आया, ऐसे क्वेश्चन आर एलिजिबल टू बी लेफ्ट। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट टारगेटिंग 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, वी आर टारगेटिंग मैक्सिमम मार्क्स इन कंपटीशन विद अदर्स। इसमें बिल्कुल ये एडक न लीजिए किसी को रटा हुआ होगा। अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट होगा, उसने बहुत अच्छे से जीपीएस कर रखा होगा, तो यहाँ पे एक गेस लगाएगा, और जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल विल लीव इट हु वांट देयर स्कोर ऑन द टॉप। that person is not the topper who involve his time or her time in every question, who prefer a certain number of questions to be proper attention, to be solved with proper attention. Even they prefer 88 questions, they did not even give more than 5 seconds to 12 questions, but in 88 they get only 3 wrong, 5 wrong, then they can be the top rank, first, second, third, 10 up to 10. So that is the main key. When they have courage to leave 12 but not to leave 88, to give every aspect of mental strength to every line of the question of the 88, then they have capability of accuracy of 90 to 95%. But they don't give it sit to more than 5 seconds to those 12 questions. ये बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे नॉलेज से मतलब नहीं है, यहाँ पे मेंटल इन्वॉल्वमेंट के बाद नेगेटिव मार्क्स आने की संभावना में उसे छोड़ने की क्षमता रखने से मतलब है। खैर, यहाँ पे जो क्वेश्चन उसको बता देते हैं। जीपीएस रिसीवर एल रेडियो प्रोसेसर है। जीपीएस जो माइस है, अगर थोड़ा बहुत जीपीएस पढ़ते हैं तो ये स्पेसिफिकली डिफाइंड है नॉन सेल्फ कंटेंट जीपीएस रिसीवर। यहाँ पे नॉन तो लगा नहीं है, तो ये गलत है। इसके अलावा डुअल फ्रिक्वेंसी रिसीवर्स में सर्वे ग्रेड जीपीएस पोजीशन एक्यूरेसी अकॉर्डिंग टू ये सही है। कैरियर फेस रिसीवर में जीपीएस रिसीवर्स विद 10 to 30 सेंटीमीटर पोजीशन एक्यूरेसी, ये भी सही है। तो गलत कौन है? क्यू है। तो सही क्या हो जाएगा? पीआरएस सही हो जाएगा। तो पीआरएस सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, और यहीं से क्वेश्चन एंड करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि जब ज़्यादा लंबा वीडियो होता है तो आपकी कनेक्टिविटी लूज भी कर सकती है, और अभी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि एग्जाम की डेट आ गई, तो धीरे धीरे स्लोली डेप्थ के लेवल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उसमें पीक्यू स्टेटमेंट दिए हैं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बारे में बोला गया है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट का डिफरेंस होता है, और जैसे जैसे प्लास्टिसिटी इंडेक्स बढ़ता है वैसे वैसे प्लास्टिसिटी बढ़ती है। जैसे मान लो अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 है तो नॉन प्लास्टिक हो गया, 0 से 7 है तो लो प्लास्टिक हो गया, 7 से 17 है तो मीडियम प्लास्टिक हो गया, 17 से ज़्यादा है तो मीडियम प्लास्टिक के बाद हाई प्लास्टिक हो गया, वेरी हाई प्लास्टिक हो गया। तो ऐसे कंडीशन में आपकी जो मिट्टी है उसका भी स्वभाव बदलता है। जितनी ज्यादा प्लास्टिसिटी इंडेक्स होती है वहां प्योरली क्ले हो जाती है जाके सॉइल। सैंड से शुरू होती है, सैंड के बाद सिल्ट आती है, सिल्ट के बाद सिल्ट क्ले आती है, और लास्ट में क्ले हो जाती है। यानी 0 में सैंड हो जाएगी जब नॉन प्लास्टिक है, तो सैंड हो जाएगी, फिर अगले बारे में सिल्ट होगी, फिर थर्ड मीडियम में सैंड सिल्ट होगी, लास्ट में क्ले हो जाएगी। तो अब जो क्वेश्चन है वो अपने आप आसानी से हो जाएगा। जो बात हमने आपके सामने क्लासिफिकेशन कर दिया 0, 7, 7 to 17,
उसने कहा प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल इज ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ क्ले इन द सॉइल। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जैसे जैसे प्लास्टिसिटी बढ़ रही है क्ले का अमाउंट बढ़ रहा है, और पूरी पूरी सॉइल को हमें क्ले कहना पड़ रहा है। तो ये बात एग्जैक्टली हो गई। दूसरी चीज कह रहा है अगर व्हेन सिल्ट इज एडेड टू क्ले, अब क्ले में सिल्ट ऐड की तो आपने क्ले का अमाउंट प्रोपोर्शन और परसेंटेज में घटा दिया बिफोर एडिंग सिल्ट। अगर सिल्ट पहले नहीं ऐड की तो 100% क्ले लिए थे हम, फिर आपने सिल्ट उसमें 10% ऐड कर दी, तो कंपेरेटिवली अगर टोटल अमाउंट को देखेंगे तो 90% क्ले और 10% सिल्ट रही। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर सिल्ट क्ले में ऐड की तो पूरी पूरी सॉइल को कंसीडर करेंगे तो क्ले का अमाउंट घटा। तो जब ऐड नहीं हुई थी जो जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स था वो ऐड करने के बाद नीचे चला जाएगा। तो ये बात गलत दिखी है, और इस प्रकार से क्यू यहाँ गलत हो जाएगा, पी यहाँ सही हो जाएगा। तो पी ऑनली करेक्ट ऑप्शन होगा। तो जो चीज मैं इन दो वीडियो से आप तक रियलाइज कराना चाहता हूँ वो ये है कि जब भी स्टेटमेंट के क्वेश्चन लगाएं तो उसमें इंटरेस्ट आपका रहे, उसमें फाइट करने की आपकी इंटेंशन रहे, और उससे सभी संभावनाओं को ध्यान में रख के उसको पढ़ो। संभावना का मतलब अब यहाँ से कितना अच्छा क्वेश्चन बन रहा था, व्हेन सेल्ट इज एडेड टू क्ले द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द रिजल्टिंग सॉइल ऑप्शन will increase compared to original soil, will decrease compared to original soil, will does not affect the plasticity index of the original soil। और चौथा ऑप्शन कुछ भी बना दो, नन ऑफ द अबव, टू ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आए कोई नई बात देखो। तो कितना अच्छा इससे एक क्वेश्चन बन सकता है। इन द सेम प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ ए सॉइल इज मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ sand in the clay, sand in the soil, silt in the soil, clay in the soil, something else in the soil। देर आर टू पॉसिबल क्वेश्चन ऑफ जनरली। अभी हम कोई सोच के नहीं बैठे थे कि क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, जस्ट आई एम गिविंग यू एन ऑप्शन टू हाउ टू गिव द टाइम टू ए पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड हाउ टू इंक्रीज द grip in the memory with respect to your hard work of the particular day। तो ये चीज होती है। और लास्ट बात जो मैंने पिछली बार बोली थी, सबसे ज्यादा इंक्वायरी मुझे लगता है अब तक जब से मैं चैनल चला रहा हूँ सबसे ज्यादा इंक्वायरी कल आई थी, और हमने जो भी तरीके से रिप्लाई हो सकता था सबको दिया है। अब सिचुएशन ये है, अगर किसी के मार्क्स कटाव के बिल्कुल नजदीक हैं या कटाव के आसपास हैं, वो पढ़ने के लिए ज्यादा लालायित, जिसके नंबर 10 से 12 आ गए हैं तो उनकी स्थिति थोड़ी ये है कि हम 200 रुपये इन्वेस्ट करके सिलेक्शन ले लेते हैं। ये ही उन लोगों को मौका दे देगा जिनके कट ऑफ से 2 या 3 नंबर ज्यादा आएंगे। वो इन लोगों को खा जाएंगे, इन लोगों की सीट खा जाएंगे जिनके 10 से ज्यादा नंबर। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि मेरी पर्टिकुलर पी को आप दीजिए तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे, नहीं। हम आपकी इंटेंशन को कह रहे हैं, जो सोच के अगर आप मन में बैठे हैं कि 10 नंबर की लीड मेरा सिलेक्शन पक्का, ये बिल्कुल भी भूल जाइए। 10 नंबर की लीड मतलब 3 क्वेश्चन आपके इसमें सही। यहाँ 3 नंबर का एक क्वेश्चन है और आप वहां से 1 नंबर लेके आ रहे हैं, तो ये कतई मत सोच लीजिएगा कि वहां की लीड मतलब यहाँ सिलेक्शन। वहां की लीड मतलब आपकी प्रिपरेशन करने में निष्ठा या श्रद्धा या इंटेंशन बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे आप किसी उस वाले लड़के से जो वहां आपसे 10 नंबर पीछे है, आप 3 क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप मजे करेंगे 10 दिन 20 दिन, अभी रिजल्ट आएगा फिर डेट आएगी, तो आप उससे पीछे हो जाएंगे जो आपसे 8-10 नंबर पीछे है। 125 नंबर से 130 नंबर तक का व्यक्ति 120 नंबर से 115 नंबर तक के व्यक्ति की इंटेंशन और इंथुजियाज्म के आगे पीछे हो सकता है। टायर 2 की मार्किंग ट्रिपल है, ये याद रखिए। अगर आपका डिसीजन हुआ कि मैंने 75 करने हैं, 25 नहीं करने हैं, और मैंने 75 सही करने हैं, और मैंने जब 75 सही करने हैं कहा है, लेकिन हमने डेप्थ में पढ़ाई नहीं की है, तो हमारे सही होते हैं जाके 58, तो हम आउट ऑफ पार्क चले जाएंगे। और सामने वाले ने कहा है मैनू 85 करने, और सही हो नहीं हो इस पे विचार नहीं करना, क्वेश्चन को देखना, सही ही करेंगे गलत नहीं करेंगे। 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर देंगे क्योंकि हमारे तो भाई टायर 1 में कट ऑफ के आसपास हैं, होगा या तो नहीं होगा। और अगर उसके धोखे से 72 या 74 सही हो जाए तो आप ये मान लीजिए वो भले भी आरोप आ जाए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा। 10-12 नंबर 15 नंबर कट ऑफ से आगे आने का मतलब ये कतई नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, या आपकी सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी आपकी मेहनत ना करने पे भी ज्यादा है।
आज से और अभी से ये निर्धारित कर लीजिए कि आपकी स्ट्रेंथ सिविल में ही सिर्फ चेक की जाएगी, सिविल इंजीनियरिंग में, कहीं और नहीं। वहाँ रीजनिंग के नंबर की वजह से आपके नंबर बढ़े हैं। हो सकता है किसी की रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस बहुत खराब हो, सिविल में वो आपसे लीड कर रहा हो ऑलरेडी, और उसके बाद भी उसके नंबर आपसे कम हो। तो कंपटीशन के भीतर आप तैयारी कर रहे हैं, ना कि किसी एक हॉलमार्क या ट्रेडमार्क आपको मिल गया है कि सिलेक्शन का, कि नंबर मार्क्स ज़्यादा आ गए तो अब तो CPWD से नीचे बात ही नहीं करनी है, और उस बात को क्या करना, वो तो निकल ही जाएगा। ऐसे ही लोगों की सीट खाने के लिए वो तैयार रहते हैं जो सदमे में जी रहे हैं कहाँ गलती हो गई है, और वो शुरू हो चुकी है। तो ये हमने एक जगाने के एस्पेक्ट में कहा है, बाकी आपकी मर्जी, प्रेशन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।